हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अवंतिका क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे और वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज जो है हम पॉलिटिकल साइंस के 3rd लेक्चर पे हैं और इसमें हमारा 2nd चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वो चैप्टर है भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और क्या क्या इसमें प्रोसेस रही। तो हम लोग अब तक देखते आए थे कि किस तरीके से कंपनी ने भारत को लूटा और कंपनी के बाद ताज का शासन आया। ब्रिटेन ने भारत को किस तरीके से लूटते चले आ रहे थे। 1909, 1919 और 1935 का अधिनियम देखा। ठीक है, इन सब अधिनियम को देखते हुए अब जो है क्या हो रहा है, हमने संविधान का निर्माण को समझना है। संविधान के निर्माण को समझने के लिए हम लोगों को कुछ मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालनी होगी। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले गांधी जी के दिमाग में ये बात आई कि भारत को जो है अब स्वाधीनता की तरफ ले जाना होगा। तो सबसे पहले गांधी जी ने अपना एक समाचार पत्र था हरिजन, उसमें मांग की थी। हालांकि उनसे पहले भी बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक की मांग कर चुके थे। तो इन सभी पॉइंटों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक कहानी जैसी बताता हूँ। देखिए, हुआ कुछ यूँ था कि बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक की मांग की और जब बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक की मांग की थी तो अंग्रेज़ों ने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने, उनका एक समाचार पत्र था हरिजन, उस समाचार पत्र में उन्होंने क्या किया कि स्वराज की मांग की। गांधी जी ने जब मांग की, उधर तिलक जी भी मांग कर रहे थे। उसी बीच जो है हमारे बीच एक प्रमुख साम्यवादी नेता आते हैं, एम एन रॉय। तो एम एन रॉय ने जो है मांग की। इन सब मांगों को देखते हुए अंग्रेज़ों ने एक स्टेटमेंट दिया, ब्रिटेन वालों ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो काले लोग हैं, ठीक है, भारतीय लोगों को वो काले लोग कहते थे, कि भारतीय अर्थात काले लोग अपना संविधान कैसे बना सकते हैं, वो तो खुद एक मूर्ख हैं। और मतलब वो लोग हमें इस टाइप की बातें बोलते थे कि आप तो खुद बिल्कुल तुच्छ हो, आप लोगों को वैसे कुछ नहीं आता, तो कैसे तुम अपना संविधान बनाओगे। हालांकि वो ये लोग ये तक कहते थे कि वो लोग हमारे बीच जो हम पर जो राज कर रहे हैं वो राज नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, हमें सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में ये बात थी, वो ये कहना चाहते थे कि हम लोग असभ्य हैं और वो हमें सभ्यता की ओर ले जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एम एन रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी। उन्होंने कहा कि हमें भारत का संविधान बना के दो। ठीक है, यहीं की कहानी स्टार्ट होती है और हम अपने पॉइंटों पर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक की मांग की थी और उसके बाद 1922 में गांधी जी ने अपने समाचार पत्र हरिजन में इस मांग को उठाया था। याद रखना, गांधी जी ने अपने समाचार पत्र हरिजन में इस मांग को उठाया और उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत के लोगों द्वारा ही भारत के संविधान का निर्माण किया जाए। इसी बीच इसके बाद ये मांग चलती रही, ब्रिटेनवासी भी इसका उत्तर देते रहे। 1934 में एम एन रॉय आते हैं। तो देखो, पहले बाल गंगाधर तिलक जी आए। पहले क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक जी ने मांग की, उसके बाद गांधी जी ने मांग की 1922 में अपने समाचार पत्र हरिजन में। फिर 1934 में प्रमुख साम्यवादी नेता एम एन रॉय आते हैं, मानवेंद्र नाथ रॉय, और इन्होंने कहा कि भारत के लिए संविधान सभा बनाई जाए। इन सब मांगों को देखते हुए कांग्रेस ने भी मांग उठाना स्टार्ट की। 1934 में उसने एक औपचारिक रूप से मांग उठाई, लेकिन 1936 के फैजपुर अधिवेशन में, याद रखना 1936 का जो फैजपुर अधिवेशन था, 1936 के फैजपुर अधिवेशन में 1936 के फैजपुर अधिवेशन में, ये 1936 में हुआ था। इसमें जो है
हमने जो है कांग्रेस ने एक प्रबल रूप से मांग उठाई कि अब जो है भारत के लिए भारत का संविधान बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछी जाती है। तो 1936 का कांग्रेस का जो फैक्चुअल अधिवेशन हुआ था, जिसमें संविधान सभा की मांग जो है सैद्धांतिक रूप से की गई थी, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इतनी सारी जब मांगे उठेंगी तो नॉर्मल सी बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ उत्तर देना पड़ेगा। तो इन सब मांगों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है हमारा उत्तर दिया। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सब मांगों का उत्तर हमें मिलने लग गया। तो अब हम देखते हैं कि क्या उत्तर मिला। तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने जो उत्तर दिया था वो 3 रूपों में दिया। सबसे पहले उन्होंने दिया अगस्त प्रस्ताव 1940 के रूप में। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में आया। फिर दूसरा उत्तर इन्होंने दिया क्रिप्स मिशन के रूप में। तो इसको भी याद कर लेना, दूसरा उत्तर जो इन्होंने दिया है वो दिया है क्रिप्स मिशन के रूप में। तो क्रिप्स मिशन कब आया, तो याद रखना क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। तो 1942 के क्रिप्स मिशन के आधार पर। उसके बाद जो इन्होंने तीसरा उत्तर दिया वो दिया कैबिनेट मिशन के आधार पर। ठीक है, कैबिनेट मिशन के आधार पर। और कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में। तो अगस्त प्रस्ताव को हमारे राजनीतिक नेताओं ने ठुकरा दिया था, क्रिप्स मिशन को हमारे राजनीतिक नेताओं ने ठुकरा दिया था, लेकिन कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर हमने इसे माना और मानने के बाद संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर हुआ था। अब देखते हैं कि रियल में अगस्त प्रस्ताव क्यों ठुकराया गया, क्रिप्स मिशन क्यों ठुकराया गया और कैबिनेट मिशन क्यों माना गया, क्या रीजन रहे इन चीज़ों के, इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए ब्रिटेन की सरकार जब उत्तर देती है तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव 1940 आता है। तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी कि भारत के लोगों को भारत का संविधान चाहिए और संविधान का निर्माण जो है या संविधान का निर्माण जो संविधान सभा करेगी उस सभा में चुनाव होने चाहिए और चुनाव भी जो है वयस्क मताधिकार पर होने चाहिए। ठीक है, तो ठीक हो गया। अगस्त प्रस्ताव 1940 जब आया तो अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, आप जो है अभी द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए, हम आपका संविधान बना के दे देंगे। लेकिन कुछ खास बात क्लियर नहीं की थी इन लोगों ने। तो जब क्लियर नहीं की और साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी अपनी जिद पे अड़ी थी, वही पाकिस्तान चाहिए पाकिस्तान चाहिए। तो इन सब बातों को देखते हुए अगस्त प्रस्ताव 1940 को हमने ठुकरा दिया था। फिर उसके बाद हमारा नया आता है क्रिप्स मिशन 1942। तो अब हम जो है क्रिप्स मिशन 1942 देखते हैं। एक मिनट, क्रिप्स मिशन 1942 देखते हैं क्या हुआ। तो देखिए क्रिप्स मिशन 1942 की बात करते हैं। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया। आपसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि क्रिप्स मिशन कब आया, तो 1942 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 को हमारे बड़े राजनीतिक नेता ठुकरा चुके थे। चूंकि ब्रिटेन वाले को द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ चाहिए था, तो उनके ऊपर जब दबाव पड़ा तो उन्होंने हमारी मदद मांगी और बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण 1942 में उन्हें पुनः एक मिशन भेजना पड़ा जिसे उन्होंने क्रिप्स मिशन का नाम दिया। और इस क्रिप्स मिशन में एक बात कही गई थी कि हम जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए एक संविधान सभा बनाएंगे। ठीक ही हुआ, उनकी बात सही थी, क्या पता, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं था, किसी को क्लियर नहीं है। हाँ, ये पता था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हम संविधान सभा बनाएंगे। अब बनाते नहीं बनाते वो बात की बात थी। उसी बीच अगला पॉइंट उसमें यह था कि हम जो है आपको संविधान सभा तो बना के दे देंगे, लेकिन भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं वो भारत को एक उपनिवेश बना देंगे, यानी कि भारत के जो महत्वपूर्ण डिसीजन होंगे वो ब्रिटेन में बैठा हुआ राजा लेगा, जबकि जो नॉर्मल डिसीजन होंगे आप चलाओ सरकार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये कहना चाह रहे थे। तो 1942 में उन्होंने एक बात कही कि भैया हम भारत में संविधान सभा का निर्माण करके देंगे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में तुम्हें हमारे साथ देना पड़ेगा, साथ ही हम भारत को डोमिनेंट स्टेट का दर्जा देंगे। तो हमें ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि हमें पूर्ण स्वाधीनता मिले। और साथ ही साथ
मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो, वो ये कहती थी। तो इन सब बातों को देखते हुए मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों बड़े दल थे उस टाइम पे, उन दोनों ने इस क्रिप्स मिशन 1942 को ठुकरा दिया। और इस मिशन की तरफ से, इस मिशन के लिए बात करने जो गए थे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए थे। तो आपसे कभी पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन 1942 को जब ठुकराने गए थे तो बात करने कौन गए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद गए थे। याद रहेगी आपको बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन 1942 को ठुकराने या उसके बारे में बात करने गए थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल से। इसी बीच जो है गांधी जी ने अपना स्टेटमेंट दिया क्रिप्स मिशन के लिए कि क्रिप्स मिशन जो है एक दिवालिया होने वाली बैंक का आगामी डेट का चेक है, ठीक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक है, इसमें जो है हमें ठगा जा रहा है। तो गांधी जी का स्टेटमेंट याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, तो पोस्ट डेटेड चेक की जो संज्ञा दी थी वो गांधी जी ने दी थी। तो गांधी जी के क्रिप्स प्रस्ताव को, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक कहा था, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था। चूंकि आप लोग जानते हैं कि क्रिप्स मिशन में कहीं ना कहीं हमें ठगा जा रहा था, हमसे कह रहे थे विश्व युद्ध में साथ दो और तुम्हारे लिए संविधान बनाएंगे या आपको डोमिनेट स्टेट का दर्जा दे देंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी एक चाल थी, वो हमें ठग रहे थे। तो इस ठगी को उन्हें बताना था कि आप हमें ठग रहे हो, हम समझ गए हैं। तो इसीलिए क्या किया हमने, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किया। तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन कहीं ना कहीं क्रिप्स मिशन का ही परिणाम था। तो याद रखना कि क्रिप्स मिशन में भारतीय नेताओं को ठगा गया, इसीलिए 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। याद रहेगी बात। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कैबिनेट मिशन 1946। अब जरा बात को समझिए। देखिए हुआ क्या, बड़े राजनीतिक नेताओं ने जब उन पर दबाव डाला, तो दबाव डालने के बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 आया, जिसे हमने ठुकरा दिया। क्रिप्स मिशन 1942 आया, हमने ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम भारत को डोमिनेट स्टेट का दर्जा देंगे, या अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है तो उन्होंने ये कह दिया कि हम संविधान सभा बनाएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन सोचो, अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो नहीं बनाते तो हम क्या कर लेते, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आने से पहले ही जो है हमने उसे ठुकरा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन किया। फिर जो है उन लोगों पे और दबाव पड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक नया मिशन दिया, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946। तो आपसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में आया। और किस मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया, तो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण किया गया था। इसी मिशन को हमने मान लिया था, इस मिशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, तो याद रखना कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। और ये भी याद रखना कि उनके नाम क्या क्या हैं। तो कैबिनेट मिशन के कुल 3 सदस्य थे और उनके जो नाम थे वो थे, नंबर 1 था लॉर्ड पैथिक, ठीक है। कैबिनेट मिशन में केवल 3 सदस्य थे, एक का नाम था लॉर्ड पैथिक, दूसरे का नाम था AB अलेक्जेंडर और तीसरे का नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। बात समझ में आ गई है। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण किया गया और इस मिशन में मुख्यतः 3 सदस्य थे। इस मिशन में केवल 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक, AB अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। अब आते हैं कि कैबिनेट मिशन में क्या क्या पॉइंट थे। तो याद रखना कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर हमने संविधान सभा का गठन किया और इस गठन में निम्नलिखित प्रावधान थे। कौन कौन से थे, तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि कैबिनेट मिशन में सदस्यों की, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किस प्रकार करना है, ये चीज इनने इसमें क्लियर की। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर यह बताया गया कि संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या होगी वो 389 होगी। बात क्लियर हो गई। तो हमें यह समझ में आता है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हमें यह बताया गया कि संविधान सभा में जो सीटों की संख्या होगी वो 389 होगी। अब बात यह आती है, क्या होगा,
बात ये आती है, एक मिनट, अब बात आती है कि भाई इन सीटों का बंटवारा कैसे हो। तो टोटल तो थी संविधान सभा में 389 सीट। उन सीटों का बंटवारा भी दो तरीकों से किया गया। पहला तो किया गया देसी रियासतों से। ये देसी रियासत क्या थी? जिनमें छोटे छोटे रियासत में बटी हुई थी और वहाँ पे एक प्रमुख होता था, वो क्या करता था, लगान दे दिया करता था अंग्रेजों को सीधे सीधे। राज भले उसका चल रहा था लेकिन मेन अभी भी वहाँ अंग्रेज थे। और साथ ही साथ 296 जो है ब्रिटिश भारत में अधीन थी। ब्रिटिश भारत का मतलब ये हो गया जहाँ पर डायरेक्टली अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। वो भी दो पार्टों में डिवाइड थी। 292 थी गवर्नर के प्रांत से और 4 थी मुख्य आयुक्तों के प्रांत से। कौन कौन से मुख्य आयुक्त थे? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। तो 4 सीटें तो इसके लिए रिजर्व थी और बाकी 296 जो है 292 गवर्नरों के प्रांत से थी। अब देखो, आपसे पूछा जाएगा कि 389 सीटें तो थी, हमें क्लियर हो गया, लेकिन कितने लोगों पर एक सीट थी, कैसा क्या था? तो याद रखना, सामान्यतः 10 लाख लोगों पर एक सीट रखी गई थी, ठीक है। यानी कि प्रत्येक प्रांत में सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर हुआ था और सामान्यतः 10 लाख लोगों पर एक सीट रखी गई थी। और प्रत्येक प्रांत में जो सीटों का बंटवारा था वो मेन था, 3 समुदाय थे। एक था मुस्लिम, एक सिख और तीसरा सामान्य। साथ ही साथ जो संविधान सभा में चुनाव होने थे वो कहीं ना कहीं चुनाव वाले भी थे और मनोनीत भी थे। चुनाव वाले कैसे थे? जो ब्रिटिश गवर्नर के प्रांत से थे वो तो चुन के आए थे ना, प्रांतीय विधानसभाओं से। पॉइंट याद रखना, प्रांतीय विधानसभाओं से चुन के आए थे। लेकिन जो देसी रियासत वाले थे, देसी रियासतों में क्या हुआ था? देखिए, देसी रियासत में जो प्रमुख हुआ करता था वो खुद ही एक व्यक्ति को मनोनीत कर दिया करता था कि भाई ठीक है, आप जो है संविधान सभा में चले जाइए हमारी तरफ से, ठीक, ऐसा कुछ था। तो मैंने बता रखा है कि प्रत्येक समुदाय में प्रतिनिधि का चुनाव प्रांतीय सभा में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संख्याबलीय मत प्रणाली द्वारा किया गया और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया। जबकि देसी रियासतों का चुनाव कैसे हुआ था? उन रियासतों के प्रमुख द्वारा। इसका मतलब जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश भारत के रियासतें चुन के आई थी, लेकिन आंशिक रूप से क्या थी? मनोनीत थी। क्लियर हो गई बात? तो ये पॉइंट हमें क्लियर होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा के चुनाव। तो देखिए, आपसे पहले तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के चुनाव हुए कब थे? तो याद रखना, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं और हर पार्टी द्वारा अलग अलग सीटें जीती गई थी। जैसे कि कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 जीती थी और छोटे छोटे जो समूह थे उनने 15 सीटें जीती थी। बहुत याद करने वाला फैक्ट है कि इस संविधान सभा में जब चुनाव हुए थे तो लगभग सभी दिग्गज नेता, सभी श्रेष्ठ नेता शामिल थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, जो कि श्रेष्ठ नेताओं में गिने जाते थे, ये शामिल नहीं थे। तो आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना, संविधान सभा में भाग लेने वाले नेताओं में मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी नहीं थे। आपको बिल्कुल याद कर लेना है। उसके बाद आते हैं संविधान सभा के कार्य में। अब जरा समझना संविधान सभा के कार्य। तो देखिए, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद कंडीशन क्या रही? 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है। याद रखना, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली मीटिंग, ठीक। और इस संविधान सभा की पहली मीटिंग में प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। नाम याद रखना, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है और अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। तो अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का या पहली मीटिंग का, तो सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि कह दे अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तब भी क्या टिक करोगे? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि इस मीटिंग में कुल कितने लोग थे, तो याद रखना, इस मीटिंग में कुल 217 लोग शामिल थे। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम मीटिंग होती है
और इस मीटिंग में 217 लोग शामिल होते हैं। इस मीटिंग का अस्थायी अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। पॉइंट याद हो गया। उसके बाद क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी मीटिंग होती है। डेट बिल्कुल कंफर्म करना, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी मीटिंग होती है और इस मीटिंग में हमने जो है अपना स्थायी अध्यक्ष खोज लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। वहीं पे पॉइंट याद रखना, वहीं पे एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अध्यक्ष हमारे पास है, उपाध्यक्ष हमारे पास है, लेकिन संवैधानिक सलाहकार हमारे पास नहीं था। तो इसी मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि एक काम करते हैं, बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुन देते हैं। तो 3 काम इसमें बहुत मेन हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। ठीक हो गई बात। इसी बीच जो है 13 दिसंबर वाली मीटिंग में क्या होता है, 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की मीटिंग होती है, तीसरी मीटिंग। और इस मीटिंग में नेहरू जी ने एक नया प्रस्ताव पास किया जिसे उस उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला उद्देश्य प्रस्ताव जो है नेहरू जी द्वारा जो पेश किया गया था वो कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1940 को। आपसे पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पास हुआ, तो याद रखना पेश किया गया था 13 दिसंबर 1940 को, लेकिन पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को। पॉइंट याद रखना, 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, लेकिन 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने पास कर दिया गया था। यह संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। इसमें मेन बातें की गई थी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए और गणराज्य होना चाहिए। स्वतंत्रता आपको समझ में आता है, संप्रभु आपको समझ में आता है। गणराज्य शब्द का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। गणराज्य का मतलब होता है वंशानुगत ना हो, मतलब कि अगर अभी कोई प्रधानमंत्री है तो उसका बेटा प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। तो गणराज्य का मतलब समझ में आया, वंशानुगत ना हो। साथ ही साथ संप्रभु का मतलब यह है कि सरकार हमारी जो डिसीजन लेगी वो किसी से पूछ के नहीं लेगी, सरकार की संप्रभुता होनी चाहिए। तो याद रखना उद्देश्य प्रस्ताव में इतना था। बाद में उद्देश्य प्रस्ताव का बड़ा रूप हमारी प्रस्तावना कहलाया, हमारी उद्देशिका कहलाया। इसके बाद समझते हैं कुछ पॉइंट और। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही संविधान की प्रस्तावना कहलाया, मैंने आपको बता दिया। तो ये सब काम होते रहे और जब ये सब काम हुए तो उसी बीच जो है भारत को आज़ाद भी तो कराना था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, पहले भी मैंने करा चुका हूँ, आज फिर पढ़ा रहा हूँ, सेकंड क्लास में भी यही पढ़ाया गया था। तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा कर दी और इसी घोषणा को माउंटबेटन योजना कहा गया और इसी में कहा गया कि अब जो है भारत को आज़ाद किया जाता है। तो याद रखना 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। और साथ ही साथ पूछ लिया जाए कि जिस टाइम पे भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली थे। और अगर पूछ ले कि जिस टाइम पे भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी जी थे। बात समझ में आती है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उस टाइम पे जब पहला अध्यक्ष पूछेगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी थे। क्लियर हुई बात। चूंकि भारत आज़ाद हो चुका है, पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो चुका है, इस डिवाइडेशन के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संविधान सभा में भी तो कुछ परिवर्तन आए होंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है यार, 389 सीटें थी और वो 389 सीटें भारत और पाकिस्तान को मिला के थी, लेकिन पाकिस्तान का हो गया डिवाइडेशन। अब अगर पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो गया है तो नॉर्मल सी बात है कि अब जो है सीटें अलग होंगी। सीटें अलग होंगी तो मतलब सीटें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो भारतीय संविधान सभा में अब जो है परिवर्तन आ जाएगा और
जब भारतीय संविधान सभा में परिवर्तन आएगा तो नॉर्मल सी बात है, सीटों का उतार चढ़ाव होगा। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पाकिस्तान के विभाजन से पहले पूर्वी बंगाल से थे, लेकिन जब पाकिस्तान विभाजन हो गया तो उन्हें मुंबई से आना पड़ा। किसी पीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो कहाँ से आए थे, तो याद रखना भीमराव अंबेडकर जी जो है बम्बई प्रेसिडेंसी से आए थे। ठीक है, याद रहेगा। जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो पहले तो पूर्वी बंगाल से थे, लेकिन पाकिस्तान का विभाजन जब हुआ तो वो कहाँ से आए, बम्बई प्रेसिडेंसी से आए। तो आप क्या टिक करोगे, बम्बई प्रेसिडेंसी टिक करोगे। क्लियर हुई बात। और भीमराव अंबेडकर जी को तो आप जानते ही हैं, उन्हें तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाकी का जो है हम कल करेंगे कि भारतीय सूचना अधिनियम 1947 से संविधान सभा में क्या परिवर्तन आए, ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है देखेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। काम की बात ये है कि आप लोगों को अगर कुछ नोट्स वगैरह चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए इस टॉपिक पे या इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप जो है 8006752160 पर मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और ध्यान दीजिए, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी कराता हूँ और ऑफलाइन क्लासेस मैं देता हूँ बिंदुकट्टा कार रोड, हल्दूचौड़, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं लोकल एरिया के, वो जो है मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं हमारी कोचिंग में भी आके। और साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे आगे को तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को तैयारी करवाने के लिए मेरी ये वीडियो भेजें, ताकि उन लोगों को अच्छे से अच्छा मटेरियल मिल सके, वो लोग भी मेरे से जुड़ सकें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।